Hello students, good morning. Today I am going to take topic 7.10, that is kinematics of rotational motion about a fixed axis. तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं एक्सप्लेन करने के लिए, मैं आपको क्लू दिए देता हूँ कि ये क्या है और क्या करना है। आपने ये इक्वेशंस पहले पढ़ रखी हैं, जैसे कि v इज इक्वल टू v0 प्लस AT, ये आपने पढ़ रखा है। तो इसको हमने कैसे ड्राइव किया था, वही चीज़ रोटेशनल मोशन के लिए हमें निकालनी है। इसका इक्विवेलेंट क्या है? इसका इक्विवेलेंट है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ठीक, अब इसको निकालने के लिए हम एग्जैक्टली हम करेंगे क्या? हमारे पास एक रिलेशन है डी ओमेगा अपॉन डी टी इज इक्वल टू अल्फा, ये हमें पता है। तो जैसे अपने वहाँ पर पहले था डी वी अपॉन डी टी जो लीनियर मोशन में, ऐसे ही यहाँ पर रोटेशनल मोशन में है डी ओमेगा अपॉन डी टी। इसको हमें ड्राइव करना है इस रूप में। तो इसके लिए क्या करना है, इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, डी ओमेगा अपॉन डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अल्फ़ा। तो आपको ये मिल जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू अल्फ़ा टी प्लस, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू निकालनी है एट टी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू ओमेगा नोट। ये आपको दी हुई है वैल्यू, इसको इसमें रख दीजिए। तो इस दैट्स वाई यू विल गेट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फ़ा टी। ठीक है, जैसे आपने ये निकाल लिया है, ऐसे ही दूसरी इक्वेशंस ड्राइव करनी है आपको। क्या है दूसरी इक्वेशन? क्या है? ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। दूसरी क्या है? थीटा इज इक्वल टू थीटा नोट प्लस ओमेगा 0 टी। ये आपको ड्राइव करना है जैसे हमने पहले ड्राइव की थी। ठीक है, अब इसका इक्विवेलेंट क्या है आपकी सिर्फ जानकारी के लिए, ये x इज इक्वल टू x0 प्लस v0 टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। ये जैसे हमने पहले ये ड्राइव किया है, ऐसे ही आपको ये ड्राइव करना है। ऐसे ही तीसरी इक्वेशन हमारे पास है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा माइनस थीटा नॉट। ये किसके इक्विवेलेंट है? ये है वी स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2ax। जैसे हमने ये ड्राइव की थी, ऐसे ही ये ड्राइव करनी है। तो इसे मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इन दोनों में, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इनको ड्राइव करके दिखा दूँगा। और इसके साथ मैं ये भी बता रहा हूँ कि मैं ज़्यादातर ये एग्जाम्पल्स इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि लेक्चर मेरे लंबे हो जाते हैं। दूसरा, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ इन्हें सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को और लाइक करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट लेक्चर मिलते रहें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये समझना, इस नेक्स्ट टॉपिक में आपको जो मेन चीज़ समझने की है वो है डायग्राम। इसमें डायग्राम आपने ये सेक्शन 7.6 में पढ़ रखा है। अगर आपको थोड़ा डाउट हो तो इस फिगर को एक बार फिर देख लेना। ये सेक्शन 7.6 में जो फिगर है उसका एक्सटेंशन रूप अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, ये है डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सेस। ये हमें पढ़ना है, यानी कि एग्जैक्टली हमें इसमें पढ़ना क्या है। इसमें हम एक तो निकालना चाहते हैं
कि जो जैसे ये है, यह पंखा है, ऐसे अगर घूम रहा है तो उसमें वर्क डन बाई टोर्क कितना होगा, यानी कि हमें वर्क डन निकालना है। दूसरा हमें टोर्क निकालना है, ठीक है। तीसरा हमें पावर निकालनी है। तो ये चीज़ हम एक एक करके देखेंगे। हो सकता है ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि इसमें डायग्राम समझाने में मेरे को टाइम लग सकता है। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ रखा है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और टोर्क है टाउ, ये दोनों रोटेशनल मोशन में काम आते हैं, और इनके इक्विवेलेंट जो लीनियर मोशन में है वो है मास एंड फोर्स, ठीक है। ये ध्यान में रखना। और ज़्यादा एनालॉगस अगर आप देखना चाहते हैं, और देखने भी चाहिए, आपका काम नहीं चलेगा उसे देखे बगैर, आप टेबल 7.2 देखिए, उसमें आपको मिल जाएगा। सो दीज एनालॉगस आर एस्टेब्लिश्ड ऑन साउंड कंसीडरेशन, मतलब इनकी जो महत्वता है उसके आधार पर इनको एनालॉगस बनाया इसके समानांतर। मतलब ये लीनियर मोशन के लिए है, ये आपका रोटेशनल मोशन के लिए है। अच्छा, अगर टोर्क की अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है। टोर्क की कैलकुलेशन के लिए आपको 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। नंबर 1, किस किस का ध्यान रखना है? टू कैलकुलेट टोर्क, आपको 2 पॉइंट का ध्यान रखना है। 2 पॉइंट्स। नंबर 1 है फोर्सेस दैट लाई इन प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर टू एक्सिस। एक तो आपको ये अवस्था, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है फोर्सेस दैट लाई इन प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर टू एक्सिस। इसका मतलब ये है कि ये आपका फैन है, ऐसे ये ये एक्सिस है, और ये आपका पंखा है जो ऐसे घूमेगा। तो इसमें जो फोर्स है कहीं पर भी लगा लो, ये फोर्स इसके परपेंडिकुलर ही रहेगा। मान लो ऐसे लगाओ या ऐसे लगाओ या बीच में कहीं पे लगाओ, ये फोर्स हमेशा इसके परपेंडिकुलर रहेगा। ऐसे इस लाइन को अगर यहाँ तक खींचो तो ये हॉरिजेंटल है, या इस केस में ये ऐसे रहेगा और ये ऊपर की ओर रहेगा। तो ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है। चलो, और इसमें डोंट केयर फोर्सेस पैरेलल टू एक्सिस। जो एक्सिस के पैरेलल हैं उनको फोर्स को आप चिंता मत कीजिए। इसका मतलब ये है, क्यों चिंता न करें, ये है अगर आप फोर्स ऐसे लगाएंगे तभी ये काम करेगा, और अगर आप फोर्स ऐसे लगाएं या ऐसे लगाएं पैरेलल में तो ये घूमेगा नहीं, तो इसका कोई यूज़ नहीं है। इसलिए पैरेलल फोर्सेस की चिंता मत कीजिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कंपोनेंट्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, vectors which are perpendicular, ये परपेंडिकुलर का निशान है, परपेंडिकुलर टू एक्सिस। मतलब आपको सिर्फ इनका ही जो परपेंडिकुलर है, पोजीशन वेक्टर के जो कंपोनेंट हैं जो परपेंडिकुलर टू एक्सिस हैं, सिर्फ उन्हीं को कंसीडर करना है। और डू नॉट केयर फॉर पैरेलल कंपोनेंट्स that are means parallel to axis,
जो एक्सिस के पैरेलल में है पोजीशन वेक्टर्स, उनकी आप चिंता ना करें। क्यों, जैसे अभी मैंने बताया कि फोर्स को अगर मैं इसकी सीध में ऐसे लगाऊं पैरेलल में, तो इसका कोई यूज़ नहीं है, वो पंखे को घुमाएगा नहीं। ऐसे ही कंपोनेंट जो पोजीशन वेक्टर के जो कंपोनेंट है, आप सिर्फ उनकी चिंता कीजिए जो परपेंडिकुलर है एक्सिस के। ठीक, चलिए अब हम निकालते हैं यहाँ पे वर्क डन बाई टॉर्क के द्वारा कितना काम होगा रोटेशनल मोशन में। तो इसके लिए आप पहले सेक्शन 7.6 में डायग्राम है उसको देख लीजिए, क्योंकि जो मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ उस डायग्राम को समझने के लिए आपको सेक्शन 7.6 में जो डायग्राम है उस पे उसका याद रहना ज़रूरी है। ठीक है, ये क्या है अभी मैं बताता हूँ। ये सर्किल, ये तो है सर्किल, ये सर्किल में घूम रहा है। ठीक, ये मान लो एक पार्टिकल है पंखे की आउटर बॉडी पे मान लेते हैं, वो P1 पॉइंट पर है, जो कि यहाँ से चलकर यहाँ तक आ गया, ये हो गया P1 डैश। यहाँ से मान लो एक्स एक्सिस से ये थीटा एंगल बना रहा है, क्योंकि पंखा इधर घूम रहा है तो डायरेक्शन इधर हो गई। ठीक, और ये पार्टिकल जब यहाँ से चला यहाँ तक आया तो एंगल हो गया आपका डी थीटा। ठीक, ये आपका पोजीशन वेक्टर R1 है, जो कि यहाँ पर रेडियस है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो एंगुलर डिस्टेंस है वो हो गया आपका DS1, और यहाँ से अगर इसे एक्सटेंड करेंगे ये इस डायरेक्शन में जाएगा। मान लो फोर्स में ऐसे लगा रहा हूँ तो फोर्स की डायरेक्शन हो गई आपकी ऐसे, इसे मान लो ये F1 है, यहाँ से यहाँ तक एंगल मान लिया हमने ये α1 है, यहाँ से यहाँ तक मान लिया हमने ये φ1 है, और ये जो यहाँ से जो इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट है सर्किल पर, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है। तो ये एंगल एक्चुअली यहाँ पर है, ये ध्यान रखना। तो ये सारा एंगल जो है यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? इस लाइन से लेकर और इस टेंजेंशियल लाइन तक। तो ये इस पॉइंट के लिए, इस पे कंफ्यूजन मत होना, ये लाइन यहाँ पर है तो ये हो गया φ1 बिल्कुल पॉइंट पर। ठीक है, अब इसे मैं इस कागज़ से समझाने की कोशिश करता हूँ। यह आपका एक पंखा था, ये पंखा है, ये घूम रहा है। अब इसमें से मैं पूरा पंखा न लेकर इसका एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन, एक हिस्सा लिए लेता हूँ, जो कि ये रहा, एक हिस्सा ले लिया। इस हिस्से पर मान लो ये पॉइंट P1 है टिप पर। अब इसको मैं घुमाऊँ पॉइंट P1 और ये फोर्स के द्वारा ये यहाँ तक आ गया, तो ये P1 से लेके से P1 डैश तक आ गया, ये वाला। तो ये यहाँ से जब इस पॉइंट पर था, यहाँ से चला तो ये डी थीटा एंगल बना रहा है। स्टार्टिंग में एक्स एक्सिस से ये थीटा एंगल पर था, मेरा ख्याल है समझ में आ गया होगा। अब इसे भी देख लीजिए, फोर्स को मैं फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे लगा, तो इसकी डायरेक्शन इस तरीके से हो गई। ठीक, ये है आपका जेड एक्सिस, ये आपका हो गया जेड एक्सिस। ठीक, अब ये पार्टिकल यहाँ से चला और ये यहाँ तक आ गया। अब इसकी हम कैलकुलेशन इस आधार पर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने एक क्रॉस सेक्शन ले लिया जो कि फिक्स्ड एक्सिस पर घूमता है। मान लो पंखे का क्रॉस सेक्शन छोटा सा हिस्सा ले लिया है, वो इस पर घूमता है, और जेड एक्सिस ये परपेंडिकुलर है, ये वाली जेड एक्सिस ये है परपेंडिकुलर टू इस बोर्ड के या पेज के बोल सकते हैं। ठीक है, लेट अब माना हमने कि F1 जो फोर्स F1 है वो लाई करता है एक्स और वाई डायरेक्शन में, जो जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया है। ये एक्स डायरेक्शन हो गया, यहाँ तक चला जाएगा तो वाई डायरेक्शन हो जाएगा, तो ये एक्स वाई डायरेक्शन में मान लो
ये ऐसे मूव करता है तो ये जो है एक्स और वाई डायरेक्शन में रहेगा हमेशा, ये हमेशा जेड डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, तो और क्या है कि ये जो है ये फोर्स हमेशा, जो मैं ये फोर्स लगा रहा हूँ, ये जो लगाया है फोर्स ऐसे, ये मैंने फोर्स लगाया है ऐसे, तो ये हमेशा ये फोर्स इसके परपेंडिकुलर में रहेगा। ठीक है, चाहे मैं फोर्स यहाँ पर लगाऊं तो आप देखिए ये हमेशा परपेंडिकुलर में रहेगा इससे, एक्सिस से। तो ये पॉइंट P1 के लिए हो गया। F1 इज एक्टिंग ऑन पार्टिकल P1 पर काम कर रहा है, पॉइंट P1 पर, एंड F इज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ ए बॉडी। ये पॉइंट P पर है, ये एक पार्टिकल है, ये F1 इस पर काम कर रहा है। ठीक, रेडियस आपकी ये R1 मैंने आपको पहले बता ही दिया है, और C ये वाला है C सेंटर, इसलिए दैट्स वाई CP1 यहाँ से यहाँ तक इट विल बी इक्वल टू R1, और फ्रॉम P टू P, P1 से लेके P1 डैश तक इसमें डिस्टेंस कवर किया, एंगुलर डिस्टेंस DS1, तो DS1 की वैल्यू हो गई आपकी R1 d थीटा। ये हम ऐसे निकालते हैं, R1, ये भी R1 है नेचुरली, इसमें कोई शक नहीं है, तो ये d थीटा हो गया। सो इसकी डायरेक्शन क्या है, टेंजेंशियल, ये ऐसे है, इसे टच करती, ये है सर्किल, ये सर्किल है, और इसे टच करती ऐसे ये डायरेक्शन हो गई। तो ये इस तरीके से टेंजेंशियल एट P1 टू सर्कुलर पाथ। ठीक, और डी थीटा क्या है, डी थीटा ये वाला, ये एंगल है P1 और C1 और P1 डैश है ये। ठीक, अब 7.6 डायग्राम पे जाइए, उसमें ये मान लो ओरिजिन है O, ओरिजिन है O। यहाँ से जब आप एक लाइन खींचेंगे, इसे समझने के लिए आप वो डायग्राम देख लीजिए, ये लाइन यहाँ तक है, ये ध्यान रखना, ये लाइन यहाँ तक है, ये P1 छुप जाएगा, इस वजह से मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो ये OP1 हो गया। ठीक, अच्छा एंगल हो गया। इसी अब इससे पहले ये φ1 क्या चीज़ है, φ1 है एंगल ये और इसके बीच में, यानी कि एंगल बिटवीन फोर्स F1 एंड टेंजेंशियल एट P1, टेंजेंशियल इसे पूरा नहीं लिख रहा, टेंजेंशियल एट P1, ये हो गया। अच्छा α1 क्या है, α1 है एंगल बिटवीन फोर्स F1 एंड रेडियस OP1। ये OP1 जो है ये वाला, ये ध्यान रखना, ये α1 एंगल फोर्स और इस OP1 के बीच का एंगल है। हो गया क्लियर। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने की जो आगे हमें काम आएगी, जो α1 जो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है, जो ये मैंने बताया 90 डिग्री, α1 प्लस φ1 की वैल्यू क्या है 90 डिग्री। इस वजह से अगर हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम φ1 को क्या लिख सकते हैं, φ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस α1, ये हमें आगे काम पड़ सकता है। चलिए इस डायग्राम को ध्यान में रखना, हम वर्क डन निकाल रहे हैं। तो मेरी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को अवश्य बताएं, शेयर करें उनको, जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सकें और मेरे चैनल की थोड़ी लोकप्रियता बढ़ती रहे। अब वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन बाई टोर्क कितना होगा वो अब निकालते हैं हम। अगर ये समझ में आ गया है तो उसे मान लो वर्क डन dW1 इज इक्वल टू F1 ds1। ये किसके इक्विवेलेंट है, जो हमने पहले पढ़ रखा है। ये सिंपल, ये है आपका क्या बोलते हैं लीनियर में, और ये किसके बराबर होगा, इस कंपोनेंट को देखिए, यहाँ पर आइए, अगर इस फोर्स को हम इस टेंजेंशियल की लाइन में लाएं तो ये हो जाएगा
डी एस कॉस थीटा कॉस फाई वन इज इक्वल टू एफ वन डी एस वन कॉस फाई वन। ये इसके ये वाला कंपोनेंट हो गया। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एफ वन डी एस वन एफ वन आर वन डी थीटा, और इसकी जगह क्या लिख दें, जो हमारे पास जो ये है ये कॉस फाई वन, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। अगर ये लिख सकते हैं तो कॉस 90 माइनस अल्फ़ा वन होगा आपका साइन अल्फ़ा वन। ठीक है, ये कहाँ से आ गया, ये डी एस की वैल्यू है, ये हमने यहाँ से निकाला है। अच्छा, अब ये तो हो गया यहाँ पर ख़त्म, वर्क डन। अब टॉर्क टू फोर्स F1 अबाउट ऑरिजिन O, ये आपका 7.6 वाला ये वाला पॉइंट ऑरिजिन पर, ये टॉर्क टू फोर्स F1 अबाउट ऑरिजिन कितना होगा, वो होगा इज इक्वल टू OP1 क्रॉस F1। ठीक, बट OP1 की वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू OC प्लस CP1। यह आपकी बुक में O लिख रखा है, ये गलत है, तो यहाँ पर आएगा C। अब यहाँ पे देख लीजिए, OP1 इज इक्वल टू OC प्लस CP1। ठीक है, ये आपकी बुक में गलत है, उसे करेक्ट कर लेना। सो OC क्या है, ये आप OC से देखिए, ये है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। ये जब आप ऐसे देखेंगे ऐसे, तो ये जेड डायरेक्शन में, ओरिजिन कहीं यहाँ पर है, तो ये जो है इसकी डायरेक्शन में है। अगर इसकी डायरेक्शन में यानी कि पैरेलल हो गया तो इसके हम कंसीडर नहीं करेंगे, जो कि हमने ऊपर पॉइंट 2 जो बोले थे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये उसके अनुसार इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसीलिए ये वाला टॉर्क OC की जो डायरेक्शन में है वो हम नेगलेक्ट कर देंगे। सो दैट्स वाई इफेक्टिव टॉर्क ड्यू टू फोर्स F1 कितना होगा, वो होगा, मान लो ये टॉर्क टाउ1 है, इज इक्वल टू CP1 क्रॉस F1, यानी कि सिर्फ CP1 की मल्टीप्लाई होगी, ये इज इक्वल टू ये प्लस ये, इसे हमने नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि ये टॉर्क पर कोई असर नहीं डालेगा, ये नेगलेक्ट हो गया, तो सिर्फ ये बचा है, तो सिर्फ CP1 वाला ही काम आएगा, और ये OC वाला हम हटा देंगे क्योंकि ये पैरेलल कंपोनेंट है, और ये है आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये किसके बराबर है, R1 F1 साइन अल्फ़ा वन के। ठीक है, सो दैट्स वाई वर्क डन कितना हो गया, इज इक्वल टू टाउ1 डी थीटा। अच्छा, अब टोटल वर्क डन बाई टोटल, ये ब्रैकेट में लिख रहा हूँ एक्सटर्नल, किस लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि जो इंटरनल जो होते हैं टॉर्क वो आपस में इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, वो फ़र्क नहीं डालते। इस वजह से ये सिर्फ जहाँ पर हम टॉर्क कहें तो इंटरनल को हमें भूल जाना, टॉर्क, तो ये कितना होगा टोटल वर्क, DW इज इक्वल टू टोटल जितने भी एक्सटर्नल टॉर्क के हिस्से हैं, टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस जितने भी पार्टिकल्स हैं डी थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये टोटल कितना है, टाउ है, ये है टोटल टाउ, और ये इसकी जगह अगर हम टाउ रख दें तो ये हो गया आपका टोटल वर्क डन। ठीक, अब इस डायग्राम को मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा, ये इसे मैं मिटा रहा हूँ। चलिए,
सो अब इंस्टेंटेनियस अगर निकालना हो, इंस्टेंटेनियस आपको पता ही है, इंस्टेंटेनियस का मीनिंग ये है कि टाइम को छोटा करते चले जाइए तो आपको इंस्टेंटेनियस पावर मिल जाएगी। तो हम पावर निकाल रहे हैं इंस्टेंटेनियस पावर P कितनी है ये हमें पता है, ये है dW यानी कि वर्क डन। ये W है, ध्यान रखना, ओमेगा से कंफ्यूज मत हो जाना। ये वर्क डन, ये dW है, ये dW है अपॉन dt इज इक्वल टू कितना होगा, वर्क डन कितना है हमारा, ये रहा टाउ d थीटा अपॉन dt। और ये d थीटा अपॉन dt किसके बराबर होता है, ये ओमेगा के बराबर होता है। तो टाउ ये ओमेगा है और p इज इक्वल टू टाउ ओमेगा। और ये किसके इक्विवेलेंट हो गया लीनियर के हिसाब से, वो है p इज इक्वल टू एफ वी, यानी कि ये फोर्स टाउ के इक्विवेलेंट है, एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी के इक्विवेलेंट है। सो एज देयर इज़ नो इंटरनल मोशन इन रिजिड बॉडी, इसका क्या मतलब होता है, बॉडी में इंटरनल मोशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो ये है, ये तो घूम रहा है पंखा, लेकिन इसके जो अंदर के जो पार्ट हैं वो स्थिर हैं, और लेकिन ये पूरी की बॉडी घूम रही है। इंटरनल पार्टिकल वो मतलब ये फिक्स है अपनी जगह ऐसे घूमते हुए। तो इसका मतलब ये हुआ इंटरनल एज देयर इज़ नो इंटरनल मोशन इन रिजिड बॉडी, दैट्स वाई वर्क डन बाय द एक्सटर्नल टॉर्क इज़ नॉट डिसिपेटेड। ये पॉइंट ध्यान रखना जरा, क्योंकि कोई इंटरनल मोशन नहीं है रिजिड बॉडी में, दैट्स वाई वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क इज़ नॉट डिसिपेटेड, ये बाहर नहीं जाती है। दैट्स वाई जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो लगातार बढ़ती जाती है। इसका मतलब है इंटरनल पार्टिकल्स के कोई मूवमेंट नहीं है, इस वजह से ये इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाती है। दैट इज़ हमें पता है काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये किसके इक्विवेलेंट है, ये m के बराबर है, ये v के बराबर है, जो कि लीनियर मोशन से संबंधित है। अगर हम इसे डिफरेंशिएट कर दें, विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये हमारे पास आ जाएगा d अपॉन dt हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं आई 2 ओमेगा अपॉन 2 डी ओमेगा अपॉन डी टी, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक। अच्छा, बट ये हमें पता है, बट अल्फ़ा इज इक्वल टू ये एंगुलर वो एक्सेलरेशन है, वो हम लिख सकते हैं डी ओमेगा अपॉन डी टी। दैट्स वाई इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इसकी जगह अल्फ़ा रख दीजिए, तो ये हमें मिल जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इक्वल टू आई ओमेगा अल्फ़ा। अब इस इक्वेशन को कंपेयर कीजिए आप, इस इक्वेशन को कंपेयर कीजिए इस इक्वेशन से आप कंपेयर कीजिए। तो इसमें हम क्या देखते हैं, अगर कंपेयर किया है तो हमें मिल जाता है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। और ये किसके इक्विवेलेंट है, ये टाउ हो गया मान लो फोर्स, और ये हो गया m, और ये हो गया a, यानी कि ये न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। बस यही था इसका डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम। सो अगेन आई एम टेलिंग you like it, subscribe it and share it to your friends so that you can get latest lectures.